दिल्ली सल्तनत। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना भारतीय ठिकानों का प्रतिनिधि नियुक्त किया। मोहम्मद गौरी ने ऐबक को मलिक का पद प्रदान किया। दिल्ली सल्तनत के वंश: पहला गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। दूसरा खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। तीसरा तुगलक वंश 1320 से 1358 ईस्वी तक। विघटन प्रारंभ काल 1398 से 1526 ईस्वी। चौथा सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक। पांचवा लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। गुलाम वंश: इस वंश का ममलुक वंश गुलामी बंधन से मुक्त सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि इस वंश के 11 शासकों में से केवल 3 शासक दास थे। उन्हें भी पद ग्रहण से पूर्व दासता से मुक्त कर दिया गया। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। ममलुक वंश के शासकों ने 3 राजवंशों की स्थापना की। ममलुक वंश के राजवंश: ममलुक वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन वंश: कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। शमसी वंश में इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, नसीरुद्दीन, महमूद बलबानी राजवंश। गियासुद्दीन बलबन, मोइनुद्दीन, कैकुबाद, क्यूमर्स थे। पहला कुतुबी वंश: कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रारंभिक जीवन: कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति का था। काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने सर्वप्रथम ऐबक को खरीदा एवं धनुर्विद्या तथा घुड़सवारी की शिक्षा दी। ऐबक कुरान पढ़ता था एवं कुरान याद थी, इस कारण वह कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में मोहम्मद गौरी ने उसे खरीद लिया। मोहम्मद गौरी ने उसे अमीर ए आखूर का पद दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सबसे भरोसेमंद था, इसलिए इस कारण गौरी ने ऐबक को अपने भारतीय विजित प्रदेशों की कमान सौंपी। भारत में ऐबक का शासनकाल: भारत में ऐबक का जीवन 3 चरणों में विभाजित था। 1192 ईस्वी से 1206 ईस्वी गौरी के प्रतिनिधि के रूप में एवं कार्य सैनिक गतिविधियों से पूर्ण। 1206 से 1208 ईस्वी तक भारतीय सल्तनत में मलिक या सिपह सलार के पद पर एवं कार्य रजनयिक 1208 से 1210 ईस्वी तक स्वतंत्र भारतीय राज्य का औपचारिक शासक के रूप में। नोट: ऐबक का अनौपचारिक राज्य अभिषेक 25 जून 1206 को लाहौर में हुआ, परंतु औपचारिक मान्यता गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद द्वारा 1208 ईस्वी में प्राप्त हुई। अब ऐबक भारतीय सल्तनत का औपचारिक शासक बना। ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। ऐबक को दानशीलता के कारण लाख बख्श एवं पील बख्श, हाथियों का दान करने वाला कहा जाता है। हसन निजामी एवं फर्रुख मुद्दीर ऐबक
के दरबार में विद्वान थे। ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। ऐबक ने दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा। यह अजमेर में विग्रह राज चतुर्थ द्वारा बनाए गए संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया। ऐबक के सेनानायक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। कुतुब मीनार, इसका निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। बाद में इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया। ऐबक ने केवल एक पहली मंजिल का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। अब तक कुल मंजिल 4 हैं। 1369 ईस्वी में बिजली गिरने से मीनार की ऊपरी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। फिरोज शाह तुगलक ने क्षतिग्रस्त मंजिल की मरम्मत करवाई एवं एक नई मंजिल का निर्माण करवाया। अब कुल मंजिल 5 हैं। 1505 ईस्वी में भूकंप की वजह से मीनार को क्षति पहुंची। बाद में सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। ऐबक की राजधानी लाहौर में थी, परंतु मुख्यालय दिल्ली में था। ऐबक का संभवतः कोई बेटा नहीं था। ऐबक की अचानक मृत्यु के बाद कुछ तुर्क अमीर एवं मलिकों ने आराम शाह को शासक नियुक्त कर दिया। बाद में बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर सत्ता अपने हाथ में ले ली। शमसी राजवंश। इल्तुतमिश इलबारी जनजाति एवं शमसी वंश से था। इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना की। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद एवं बदायूं का गवर्नर प्रशासक था। इल्तुतमिश को अमीर ए शिकार का पद दिया गया। इल्तुतमिश भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को बनाकर पूरा किया। इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार को बनवाकर पूरा किया। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था की शुरुआत की। एकता व्यवस्था अक्ता सल्तनत काल में एक प्रकार की भूमि थी जो सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवाओं के लिए वेतन के रूप में प्रदान की जाती थी। इस भूमि से प्राप्त राजस्व भूमि प्राप्तकर्ता इक्ताधारी व्यक्ति को प्राप्त होता था। पद समाप्ति या सेवा समाप्ति के बाद यह भूमि सरकार द्वारा वापस ले ली जाती थी। इल्तुतमिश सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का पहला शासक था। इल्तुतमिश ने यह उपाधि औपचारिक रूप से खलीफा अल मुंतशिर बिल्लाह से प्राप्त की। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। इल्तुतमिश ने चांदी का टका एवं तांबे का जीतल प्रचलित किए। चांदी का सिक्का 175 ग्रेन का था। विदेशों में प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को भारतवर्ष में प्रचलित करने का श्रेय
इल्तुतमिश को दिया जा सकता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया। 1229 में इल्तुतमिश को खलीफा से खिलत पत्र प्राप्त, जिससे इल्तुतमिश बैत सुल्तान और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गया। 18 फरवरी 1229 भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का श्री गणेश इल्तुतमिश ने किया था। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 से 1216 ईस्वी इल्तुतमिश एवं यल्दौज के बीच हुआ, जिसमें इल्तुतमिश विजय रहा। परिणाम, इस विजय से दिल्ली का स्वतंत्र अस्तित्व निश्चित हो गया एवं गजनी से अंतिम रूप से संबंध विच्छेद हो गया। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता था। चहलगानी सल्तनत काल में चहलगानी 40 तुर्क सरदारों या दासों का समूह था, जो इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। ये सरदार तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सुल्तान को अपना सहयोग देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। चहलगानी का अंत बलबन ने किया। इल्तुतमिश ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को तुड़वाया था। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित करवाई एवं उनके गले में घंटियां लटकाई। इन घंटियों को बजाकर कोई भी व्यक्ति न्याय की मांग कर सकता था। मंगोल नेता चंगेज खां जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत की उत्तर पश्चिम सीमा तक इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंबोर पर विजय प्राप्त की थी। इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय मांगने वाला व्यक्ति लाल रंग के वस्त्र पहनता था। इल्तुतमिश का सांस्कृतिक योगदान अपने पुत्र नसीरुद्दीन की कब्र पर सुल्तान गद्दी का मकबरा बनवाया, जोधपुर में अतार के दरवाजा बनवाया, बदायूं में हौज शमसी एवं शमसी ईदगाह का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश के दरबार में मिनहज उस सिराज एवं मलिक ताजुद्दीन विद्वान थे। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश की आयु 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में ही इल्तुतमिश को दफनाया गया था। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया पुत्री बनाने की इच्छा व्यक्त की थी, परंतु तुर्क एक स्त्री को अपना शासक नहीं बनाना चाहते थे। इसी कारण इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया गया। रजिया सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक अयोग्य शासक था। इसके शासन में जगह जगह विद्रोह होने लगे। इसका लाभ उठाकर रजिया सुल्तान ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। रजिया ने लाल कपड़े पहनकर दिल्ली की जनता से न्याय मांगा। जनता ने रजिया का समर्थन किया। इस प्रकार उत्तराधिकार के प्रश्न पर पहली बार स्वयं जनता ने निर्णय लिया। रजिया के विरोधी तुर्क अमीर निजामुल मुल्क जुनैदी
मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कूची, मलिक इनुद्दीन कबीर खां अयज और मलिक इजुद्दीन सलारी प्रमुख थे। रजिया ने पर्दा त्याग दिया एवं पुरुषों के समान कुबा कोट और कुलाह टोपी पहनकर जनता के सामने आने लगी। रजिया के शासन में अक्तादारों, चहलगानी, अमीर तुर्कों ने विद्रोह किया, जिससे शासन करने में अनेक कठिनाइयाँ आईं। रजिया के पतन के कारण पहला, तुर्की अमीरों की बढ़ती हुई शक्ति। दूसरा, रजिया का स्त्री होना मिनहाज के अनुसार। तीसरा, रजिया का याकूत अबिसिनियाई हबसी। इसे रजिया ने अमीरे आखूर का प्रधान बनाया था। इस कारण चहनगानी चालीसा नाखुश थे। का प्रेम संबंध याकूत मलिक जमालुद्दीन याकूत। चौथा, गैर तुर्कों का प्रतिस्पर्धी दल बनाना। मुइजुद्दीन बहराम शाह। रजिया के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह सुल्तान बना। इसके शासनकाल में सुल्तान की शक्ति एवं अधिकारिता को कम करने के लिए तुर्की अमीरों ने नायाब ए मुमलकत का पद की रचना की। नायाब ए मुमलकत यह पद संरक्षक के समान था, जिसके पास सुल्तान के समान शक्ति एवं पूर्ण अधिकार थे। वास्तविक शक्ति एवं सत्ता के अब तीन दावेदार थे: सुल्तान, वजीर एवं नायाब। प्रथम नायाब ए मुमलकत मलिक इख्तियारुद्दीन एतगानी। इसके शासनकाल में 1241 ईस्वी में मंगोल आक्रमण हुआ। वजीर मुहिजुद्दीन ने अमीर तुर्कों को सुल्तान के खिलाफ भड़का दिया। 1242 ईस्वी में सुल्तान की हत्या कर दी। अलाउद्दीन मासूद शाह। बहरम शाह की हत्या के बाद मलिक इजुद्दीन किसलू खान ने इल्तुतमिश के महलों पर कब्जा कर लिया एवं स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया, परंतु तुर्क अमीर राजवंश में परिवर्तन नहीं चाहते थे। किसलू खान ने नागौर का एकता एवं एक हाथी लेकर अपना पद एवं सिंहासन का दावा वापस ले लिया। अमीरों ने अलाउद्दीन मासूद शाह को सुल्तान चुना। मलिक कुतुबुद्दीन हसन को नायाब बनाया गया। नजमुद्दीन अबू बकर वजीर बनाया गया। गयासुद्दीन बलबन यह चहलगानी का सदस्य था। इसने बहरम शाह के विरुद्ध विद्रोह में सबसे अधिक साहस दिखाया था। 1249 ईस्वी में इसे उलुग खां की उपाधि दी गई थी। बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान के पद पर बैठने के लिए षड्यंत्र रचा एवं चालीसा के महत्वपूर्ण अधिकारी तुर्कों को अपने पक्ष में ले लिया। 4 वर्ष 1 माह के शासन के बाद अलाउद्दीन मासूद शाह को सुल्तान पद से हटाकर कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसकी मृत्यु हो गई। नसीरुद्दीन महमूद यह एक नाम मात्र का सुल्तान था।
सारी शक्ति एवं अधिकार चालीसा तथा बलबन के हाथ में थे। 1266 ईस्वी में अचानक मृत्यु हो गई। इसका कोई पुत्र नहीं था। यह शमसी राजवंश का अंतिम शासक था। नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन बलबन शासक बना। बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की। तीसरा, बलबनी राजवंश। बलबनी राजवंश की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की। बलबन गुलाम वंश तथा बलबनी राजवंश का महान शासक था। गयासुद्दीन बलबन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इलबारी तुर्क था। बलबन चहलगानी चालीसा का सदस्य था। बलबन रजिया के विरुद्ध विद्रोह में शामिल था। बलबन ने अलाउद्दीन मासूद शाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचा एवं नसीरुद्दीन को सुल्तान बनाया। नसीरुद्दीन महमूद के समय बलबन नायाब था तथा वास्तविक सत्ता का उपयोग बलबन ने ही किया। बलबन ने सत्ता संभालने की चहलगानी चालीसा को समाप्त कर दिया। बलबन ने लोह एवं रक्त की नीति के द्वारा अपने विरोधियों को रोका। लोह एवं रक्त की नीति अपनाने के कारण सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना, अमीरों की बढ़ती शक्ति को समाप्त करना। तीसरा, मंगोल एवं राजपूतों के खतरों के विरुद्ध शक्तिशाली सुल्तान पद एवं राज्य की स्थापना करना। चौथा, सत्ता का शक्ति केंद्र सुल्तान को बनाना। बलबन का राजत्व सिद्धांत। बलबन का राजत्व सिद्धांत शक्ति, प्रतिष्ठा एवं न्याय पर आधारित था। बलबन ने ईश्वर, शासक तथा जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंध को राज्य का आधार बनाने का प्रयत्न किया। जनहित को शासन का व्यवहारिक आदर्श बनाया। बलबन ने भारत के इस्लामी राजत्व के राजनीतिक सिद्धांतों एवं परंपराओं के आधार पर अपने शासन को संगठित किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियाबते खुदाई माना गया एवं राजा जिल्ले अल्लाह अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है और उसका हृदय देवी प्रेरणा व क्रांति का भंडार है। बलबन ने फारसी परंपरा सिजदा अर्थात घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना शुरू किया एवं पाबोस अर्थात पेट के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना की प्रथा शुरू की। इल्तुतमिश एवं बलबन का तुलनात्मक अध्ययन। इल्तुतमिश और बलबन। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। बलबन को इल्तुतमिश ने खरीदा था। इल्तुतमिश ने चहलगानी चालीसा दल का गठन किया। बलबन ने चालीसा को समाप्त कर दिया। इल्तुतमिश ने बाहरी व आंतरिक समस्याओं पर नियंत्रण व राज्य विस्तार किया। बलबन ने आंतरिक प्रशासन पर विशेष बल दिया एवं राजत्व का सिद्धांत दिया। बलबन ने साम्राज्य विस्तार नहीं किया। इल्तुतमिश स्थापित व्यवस्था अस्थायी थी एवं प्रभाव अल्पकालीन था। बलबन की स्थायी व्यवस्था की अन्य तत्व। बलबन ने पारसी नव वर्ष की शुरुआत में मनाए जाने वाले उत्सव नौरोज की भारत में शुरुआत की। बलबन ने दीवान ए वजारत वित्त विभाग को सैन्य विभाग से अलग कर दीवान ए अरीज सैन्य विभाग की स्थापना की। बलबन के पद। पहला, अमीर ए शिकार रजिया सुल्तान के समय। दूसरा, अमीर ए आखूर बहराम शाह के समय।
तीसरा अरीम ए हजीब अलाउद्दीन महमूद शाह के समय। चौथा नायाब ए मुमलकत नसीरुद्दीन महमूद के समय। दरबार के विद्वान अमीर खुसरो एवं अमीर हसन कैकुबाद बलबन ने अपने पौत्र कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, परंतु बलबन की मृत्यु के बाद तुर्क अमीर फिर सक्रिय हो गए तथा कैखुसरो के स्थान पर कैकुबाद को सुल्तान मनोनीत किया। कैमूर्स कैकुबाद की हत्या के बाद उसके नाबालिग पुत्र कैमूर्स को गद्दी पर बिठाया गया एवं जलालुद्दीन खिलजी उसका संरक्षक नियुक्त किया गया। 3 माह पश्चात कैमूर की हत्या कर दी एवं जलालुद्दीन स्वयं सुल्तान बन गया तथा गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश का उदय हुआ।